स्टूडेंट, इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट के बारे में आपको बताया। अब जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, अर्थात आहार के पोषक और गैर पोषक तत्व। सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रिटिव अर्थात पोषक तत्व क्या होते हैं। इट प्रोवाइड एनर्जी एंड कैलोरीज टू द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, अर्थात ऐसे तत्व जो हमारी बॉडी को ऊर्जा और कैलोरीज प्रदान करते हैं वो होते हैं हमारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, अर्थात आहार के पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, वाटर एंड विटामिन्स, अर्थात इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है किसी भी कार्य को करने के लिए। अब हम बात करते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के बारे में। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी कैलोरी और एनर्जी बट हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, अर्थात ये हमें किसी भी तरह की कोई एनर्जी या किसी भी तरह की कोई कैलोरी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन इनका भोजन में अपना एक स्थान होता है, अपनी एक महत्वपूर्णता होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वो आती हैं फाइबर्स, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड, जिनको हम रंग यौगिक, स्वाद यौगिक और पादप यौगिक के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, बट इस वीडियो में मैं आपको न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के बारे में दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इससे पहले हम जो वीडियो बना चुके हैं उसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में डिटेल में समझा दिया है। अब हम जो इसमें बात करेंगे वो हम बात करेंगे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइबर्स की। फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं? इट इज़ ए अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड। इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और इट कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय ह्यूमन इंटेस्टाइनल पार्ट। इट इंक्रीज एपेटाइट एंड स्मूथनर फंक्शंस ऑफ इंटेस्टाइन। इट रिमूव कॉन्स्टिपेशन, अर्थात फाइबर बेसिकली हमारी बॉडी से जो मल त्यागना होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, और इससे जो कब्ज़ की दिक्कत होती है वो भी नहीं होती है। कब्ज़ होने से रोकते हैं ये हमारी बॉडी में। इससे जो आंतों की कार्य प्रणाली होती है वो सुचारू रूप से, जो इंटेस्टाइनल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वो सुचारू रूप से काम करता रहता है। और ताज़े फल जो होते हैं, जितने भी ताज़े फल हैं उसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। देन सेकेंड हम बात करेंगे रंग यौगिक, अर्थात कलर कंपाउंड। It makes attractive to see by the wide reflection of colors made possible through pigments. Natural pigments are found in fruits and vegetables like red, orange, yellow, green, etc. अर्थात जो हमारा फूड होता है, कलर कंपाउंड का बेसिकली क्या काम है? हमारे फूड को अच्छा दिखाने में, फूड को अट्रैक्टिव दिखाने में कलर कंपाउंड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और बहुत से खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें कुदरती तौर पर रंग होते हैं, जैसे बहुत सी फल और सब्जियां होती हैं जिसमें हमें लाल रंग भी देखने को मिलता है, बैंगनी रंग, पीला, नीला, हरा, सब्जी और सफ़ेद रंग जितने भी होते हैं ये सब हमें सब्जियों और फलों में देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा फ्लेवर कंपाउंड, अर्थात स्वाद यौगिक। फ्लेवर के नाम से समझ में आ रहा है कि ये हमारे भोजन में किसी भी तरह के स्वाद को देता है, अर्थात किसी भी भोजन में कैसा स्वाद है, इससे हम किसी भी भोजन के स्वाद को अच्छा कर सकते हैं। इट addresses the taste of food but does not concentrate any nutritive value. इसकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। ये बेसिकली हमारी खाने के जो स्वाद को है वो बढ़ाने के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे जब हम चाय पीते हैं तो हम क्या करते हैं? दूध में चाय पत्ती डालते हैं, जिससे क्या होता है? उसको हमें चाय का स्वाद आता है। और जब हम नमक खाने में डालते हैं तो हमें वो खाने में नमक का स्वाद आता है। तो ये सब क्या है? ये फ्लेवर कंपाउंड्स हैं। देन इसके बाद जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है प्लांट कंपाउंड, अर्थात पादप यौगिक। देयर आर सम प्लांट्स विच कंटेन नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट। इंजेक्शन कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। देयर आर मैनी कंपाउंड्स दैट इनहेबिट कैंसर, अर्थात पादप यौगिक ऐसे होते हैं जिनसे गैर पोषक तत्व पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे पादप यौगिक हैं जिनको खाया जाता है। बहुत से ऐसे प्लांट कंपाउंड है, बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनको हम खाते भी हैं। इनके लाभदायक व हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। इनके दोनों ही तरह के प्रभाव हैं, बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। ये बेसिकली हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और बेसिकली हमारे लिए ये हानिकारक भी हो सकते हैं।
विभिन्न शोधों में यह सिद्ध हुआ है कि बहुत से पादप यौगिक कैंसर की रोकथाम करते हैं। अर्थात बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें की गई हैं जिनसे ये भी जाहिर हुआ है कि जो ये पादप यौगिक के जो कलर कंपाउंड, ये जो प्लांट कंपाउंड है, सॉरी, ये जो प्लांट कंपाउंड है, ये कैंसर की रोकथाम में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब इस वीडियो में हम जब नेक्स्ट बात करेंगे, वो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, जिसके अंदर हमें बहुत से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो है अ हेल्दी वेट। अ हेल्दी वेट, इसके बारे में हम जानते हैं, अ हेल्दी वेट दैट lower your risk for health problems. Generally, body mass index and waist size are good ways to achieve healthy weight. Methods to calculate is BMI. अर्थात एक हेल्दी वेट क्या है? हेल्दी वेट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? यदि हमारी बॉडी को बहुत कम रिस्क होता है किसी भी डिजीज़ को होने का, तो हम अपने आप को हेल्दी कह सकते हैं। अर्थात हमारी बॉडी का जो है वो हेल्दी वेट है, यदि हमें किसी भी बीमारी होने का खतरा बहुत कम है, ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है। और हम हेल्दी वेट को कैसे जान सकते हैं? इसके दो ही ऑप्शंस होते हैं, एक तो या तो बीएमआई के थ्रू, बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू, जिसको हम कटलेट इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, हमने 11th में इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, और एक वेस्ट हिप रेशो के बारे में, एक वेस्ट हिप रेशो के थ्रू। तो हम जब बीएमआई की बात करते हैं तो बीएमआई के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो कंडीशन है, जो स्थिति है उस समय वो कैसी है। इसमें हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी अंडर वेट है, ओवर वेट है, नॉर्मल वेट है, या ओबेसिटी की क्लासेस में। ओबेसिटी क्लासेस जिसमें हमने 11th में पढ़ा था कि ओबेसिटी क्लास 1, 2 और 3 होती है, और हमने 11th में बीएमआई के फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था। तो इसको आपको समझने में यहाँ पे बहुत आसानी रहेगी, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देन नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। हमें ऐसा कौन सा खाना खाना चाहिए, ऐसे क्या चीज़ें खानी जिससे हमारा वेट कंट्रोल हो सके। सबसे पहले बैलेंस डाइट, अर्थात हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार मैंने जैसे पहले बताया था कि ऐसा फूड जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर एडुकेट अमाउंट में, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस हो सके, तो वो होता है हमारा बैलेंस डाइट। दूसरा, ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर। मैंने बताया कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, और ब्लड को ट्रांसपोर्ट होने के लिए 90% पानी चाहिए। 8 से 10 ग्लास पानी हमें निरंतर पीते रहना चाहिए हर दिन। यही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, और हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करने में मदद करता है। तो हमें टाइम टाइम पे लॉट्स ऑफ वाटर सारा दिन हमें पीते रहना चाहिए। देन ईटिंग ए लॉट ऑफ फाइब्रस फूड, अर्थात जितने अधिक रेशेदार फल हों या रेशेदार भोजन है उसको ज़्यादा ग्रहण करना चाहिए। रेगुलर मेडिकल चेकअप, हमें एक रेगुलर इंटरवल पे अपना मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे हमें कोई भी दिक्कत आती है उसका हमें समय पे पता चल सके और हम उसका निदान कर सकें। देन अवॉइड फैट्स। अवॉइड फैट्स मीन्स अधिक वसा का सेवन ना करना, अर्थात जो भी अधिक वसा वाला या फैट वाला फूड है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा फैट लेना हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे हमें मोटापा बढ़ता है और बहुत सी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ का होने का भी खतरा रहता है। मेडिसिन ओनली बाय डॉक्टर एडवाइस। जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, यदि हमें मान लो कोई भी दिक्कत होती है तो हम क्या करते हैं, कई बार बिना किसी परामर्श के या बिना किसी सलाह के हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि हमें कोई मेडिसिन लेनी भी है तो डॉक्टर के एडवाइस से ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के वेट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। देन नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटी, अर्थात हमारी जो जीवन शैली है बहुत सक्रिय होनी चाहिए। अर्थात हमें रेगुलर वर्कआउट करते रहना चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हमारा बॉडी का वेट जो है वो कंट्रोल में रहे। अवॉइड ड्रिंकिंग। अवॉइड ड्रिंकिंग अर्थात मदिरा पान व धूम्रपान से परहेज, अर्थात हमें ना ही स्मोकिंग करनी चाहिए और ना ही ड्रिंकिंग करनी चाहिए। अवॉइड जंक फूड, अर्थात जो भी जंक फूड हम खाते हैं, जो भी आजकल तला हुआ भोजन हम जो लेते हैं, उस सब को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। देन मील्स इन स्मॉल इंटरवल्स, ये जो खाना हम खाते हैं उसको हमें छोटे छोटे अंतराल में खाना चाहिए। ये नहीं कि हम एक बार बैठे और हमने एक बार ही इतना सारा खा लिया कि हम उसको दोबारा एक टाइम खाने के बाद दूसरे टाइम खाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। तो हमें एक कम मात्रा में खाना चाहिए, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल में खाते रहना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी का जो वेट है वो मेंटेन रहे। फॉलो हाइजीनिक हैबिट, जितनी भी हाइजीनिक हैबिट हैं, स्वास्थ्य आदतें जो हैं, उनको हमें अपनाना चाहिए बेसिकली। डू नॉट डाइटिंग,
जो अल्प आहार है, डाइटिंग है, उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि जब हम डाइटिंग करते हैं तो बहुत से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। यदि हमारी बॉडी से बहुत से न्यूट्रिएंट को नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि डाइटिंग के क्या क्या नुकसान होते हैं। देन नेवर ट्राइंग स्लिमिंग पिल्स, अर्थात पतले होने की जो भी हम दवाई खाते हैं या पतले होने की जो भी हम गोलियां खाते हैं वो हमें कभी ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ समय के लिए तो हमें फ़ायदा होता है, लेकिन जब हम लॉन्ग टाइम के लिए देखते हैं, लॉन्ग टाइम इफेक्ट देखते हैं, तो वो बहुत नेगेटिव होते हैं हमारी बॉडी के लिए। देन अवॉइड ओवरडोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा होगा तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत करता है, इसीलिए हमें ओवरडोज नहीं लेनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट की कभी भी। हमें कार्बोहाइड्रेट को हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं, जिसकी अभी हमने बात की थी कि अल्पाहार अर्थात डाइटिंग के पिटफॉल क्या हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं हमें डाइटिंग करने से। सबसे पहला नुकसान हमें डाइटिंग करने से क्या होता है, डिस्टर्ब डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उसके बाद एसिडिटी प्रॉब्लम, हमें एसिडिटी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, एसिडिटी की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, बहुत सी हमें गैस से रिलेटेड दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। मस्कुलर वीकनेस, हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, उनमें उनकी जो क्षमता है वो कम होने लग जाती है, उसमें वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। क्विक टायर्डनेस, यदि हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे जब हमें ज़रूरत है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, हमें थकावट होना जल्दी शुरू हो जाएगा। ये जो अल्पाहार है वो कुछ समय के लिए तो हमें बेनिफिशियल इफेक्ट देता है, लेकिन जब हम लॉन्ग टाइम में देखते हैं तो इसके कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव इफेक्ट का सामना करना पड़ता है। देन नेक्स्ट, लूज द शाइनिंग ऑफ फेस, अर्थात हमारे जो चेहरे की चमक है वो भी धीरे धीरे डल होनी शुरू, मतलब ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। चांस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, बहुत सी हार्ट से रिलेटेड मतलब हृदय से रिलेटेड बहुत सी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। पेन इन स्टमक, पेट में दर्द होना एक कॉमन इसका वो है पिटफॉल है। देन मसल्स क्रैम्प, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन आनी शुरू हो जाती है, अकड़ना शुरू हो जाती है हमारी मांसपेशियाँ, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हमारी मांसपेशियों के लिए। जो प्रॉपर विटामिन रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब हमें प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता जब हम डाइटिंग करते हैं तो। एंड माल न्यूट्रिशन अर्थात अपर्याप्त पोषण, अर्थात जब हम जब हम डाइटिंग करेंगे तो क्या होगा, बहुत सी न्यूट्रिएंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे जो हमारी बॉडी में नहीं जाएंगे, जिससे हमें क्या होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो अपर्याप्त पोषण भी इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है।